हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोगों के सामने शीत युद्ध का जो टॉपिक है उसको समझाऊंगा, जो कि 6 सेमेस्टर की जो हिस्ट्री के पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 4th सेमेस्टर में है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद रहती है कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के कारण से आज हमारा परिवार YouTube पे 1200 करीब हो चुका है 1K, और चैनल हमारा मोनेटाइज हो चुका है। थोड़ा बहुत और आप लोग सपोर्ट करें, जिससे कि हम अपना आगे और अपना एफर्ट डालें और आप लोगों को अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर के वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर करें, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते क्योंकि आप लोग वीडियो देख करके वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी मेहनत है, कोई भी टीचर हो, उनकी मेहनत को देख करके उनकी वीडियो को लाइक और शेयर इतना तो आप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप किसी अपने दोस्त को फ़ायदा करवाएं और उन दोस्त को बोलें कि आगे अपने दोस्त को फ़ायदा करवाएं। दोस्तों, टॉपिक आपका है शीत युद्ध क्या है और ये शीत युद्ध क्यों हुआ और शीत युद्ध ये कब तक चला। एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्टली भी पूछा आता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध का अर्थ क्या है और शीत युद्ध क्यों हुआ था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टॉपिक आपका है शीत युद्ध। शीत युद्ध किसे कहते हैं और यह युद्ध हुआ क्यों। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में युद्ध होके भी ना युद्ध हो, अर्थात एक ऐसा युद्ध जो वास्तव में युद्ध की संभावनाओं को बना के रखता हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध की संभावनाएं बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। अगर मैं अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ यहां लिखता हूं कि शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना लेकिन युद्ध की संभावना बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। आप बोलोगे कि ऐसा क्या युद्ध होता है, तो शीत युद्ध का अर्थ है वास्तव में युद्ध ना होना, लेकिन युद्ध की समस्या हमेशा बनी रहना शीत युद्ध कहलाता है। आप अमूमन इस युद्ध को अपने घर के पारिवारिक माहौल में दे सकते हैं। एग्जाम्पल में छोटी सी बात करता हूं आपको कि मम्मी और पापा की लड़ाई आपने देखी होगी। उन लड़ाई में आपने देखा होगा कि मम्मी और पापा में इतनी बहस होती है कि लगता है कि पापा मम्मी को मारेंगे या कुछ हो सकता है, मतलब फट फट घर में छिड़ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन अमूमन बात हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बीच बचाव करने वाले लोग आ जाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति होना, तनाव की स्थिति ऐसा बना होना कि लगे कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हो नहीं पाता है। मतलब युद्ध की संभावना बनी रहना लेकिन युद्ध ना होना, उसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। यह शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 तक दो महाशक्तियों के बीच चला था। 91 कह लो यहाँ पे, इसको 91 तक कह लो सकते हैं आप इसको। 1991 तक दो महाशक्ति के बीच
एक महाशक्ति USA और एक महाशक्ति USSR। ये दो महाशक्ति थी। जो USA था वो पूंजीवाद को समर्थन देता था, जबकि USSR साम्यवाद को समर्थन देता था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पूंजीवाद और ये साम्यवाद क्या है। दोस्तों, पूंजीवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है, आपको एक एक पॉइंट से आपको नंबर मिलने के गुंजाइश होंगे अगर आप इन चीजों को लिखते हो तो सबसे पहले देखते हैं कि पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म, साम्यवाद अर्थात सोशलिज्म। पूंजीवाद एक ऐसे विचारों पर आधार था जिसमें कहा गया कि उत्पादन के साधन पर एक निजी व्यक्ति का नियंत्रण हो, अर्थात कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेटेशन को लाना, सिंपल भाषा में। साम्यवाद का अर्थ होता है, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, कि उत्पादन के साधन पे एक निजी व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है। तो पूंजीवाद प्राइवेट सेक्टर की बात करता है, साम्यवाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है। इन्हीं वैचारिक मतभेद के कारण, इन्हीं दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, जिस कारण से जो है दुनिया में 1945 से 1991 तक जो है शीत युद्ध का दौर रहा। और इस शीत युद्ध में हमने देखा कि तमाम देश के लोग, देश के जो तमाम जो दुनिया है, इनके जितने भी देश है वो सब किसी न किसी गुट में शामिल हो गए। अब ये शीत युद्ध को तनावपूर्ण किस किस कारणों से देखने को मिला, कौन कौन सा ऐसा कारण हुआ जिस कारण से हमने देखा दुनिया में शीत युद्ध जो है जो बनता ही रहा। उन पॉइंट को मैं आपको लिख देता हूं और आप उनको लिखने का कोशिश करेंगे, जिससे आपके जो आंसर है वो पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए। शीत युद्ध क्या है, किसे कहते हैं, इसके तनाव के प्रमुख कारण कौन है? प्रमुख कारण, तनाव के प्रमुख शीत युद्ध के पहले तनाव का कारण है वैचारिक मतभेद। दूसरा कारण है सोवियत संघ का प्रसार। सोवियत संघ का प्रसार। तीसरा कारण आपका है अमेरिका द्वारा परमाणु हमला। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है सैनिक मार्शल योजना। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है सैनिक गुट का निर्माण।
नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्वेज नहर समस्या। कोरिया संकट, नेक्स्ट क्यूबा मिसाइल संकट, दोस्तों ये तमाम आपके पॉइंट हैं। वैचारिक मतभेद, सोवियत संघ का प्रसार, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का हमला, मार्शल योजना, सैनिक गुट का निर्माण, स्वेज नहर समस्या, कोरिया संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। अमूमन 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपके मैंने लिखवा दिए। और भी है, वियतनाम प्रॉब्लम है, अफगान संकट है, तो उनको आपको याद में रखना है। 8 पॉइंट आपके लिए काफी है एग्जाम में अपने पॉइंट को कवर करने के लिए। आपको मैंने बताया कि वैचारिक मतभेद मतलब आइडियोलॉजी दोनों की अलग थी। एक की आइडियोलॉजी थी पूंजीवादी और एक की आइडियोलॉजी थी साम्यवादी। यूएसए फॉलो करता था पूंजीवाद को, यूएसएसआर फॉलो करता था साम्यवाद। मैंने बताया कि सोवियत यूनियन जब की स्थापना जब हुई थी 1917 में, जब रशिया एक यूनियन बन गया, फेडरलिज्म बन गया, फेडरल बिल्कुल बन गया, मतलब एक तरह से यूनियन बन गया, और इस यूनियन में देखते हैं कि बहुत सारे कंट्री शामिल हो गए। कब? रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो हम देखते हैं कि यूएसएसआर की पॉलिसी काफी ज्यादा ही बदलनी शुरू हो गई, और इसकी पॉलिसी ये थी कि गवर्नमेंट सेक्टर को जितना हो सके उतना बढ़ावा मिलना चाहिए। और इनका मानना था कि दुनिया में सोवियत संघ इतना ताकतवर कोई नहीं है। सेम अमेरिका की पॉलिसी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जीत गया मित्र राष्ट्रों के साथ, तो अमेरिका के जो चीजें थी वो 7वें स्थान पर पहुंच गए। अमेरिका का मानना था कि हम जो है समाजवाद से या साम्यवाद से चीजों को बदल नहीं सकते, तो हम जो है कैपिटलिज्म को ज्यादा से ज्यादा हम प्रेफरेंस करेंगे और पूंजीवाद को अपना करके उसको आगे तक की ओर ले जाएंगे। ये साम्यवाद और ये पूंजीवाद की विचारधारा इतनी जोर शोर से आगे बढ़ी कि 1945 में यही विचारधारा दुनिया में शीत युद्ध को जन्म दे दिया। ये पॉइंट आपको कवर हो गया। सोवियत संघ का प्रसार, सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपको पता होगा कि 1939 से 1945 के बीच दोबारा से एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। इसी बीच में हमने देखा कि 1942 में सोवियत यूनियन अपने प्रसारी क्षेत्र को, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया और ईस्ट यूरोप के बहुत सारे कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे यूरोप कंट्री सहित अमेरिकी कंट्री अमेरिका का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब मानना यह था कि किस प्रकार से सोवियत यूनियन अपने प्रभाव को कम कर सके। ठीक, तो सोवियत यूनियन की बात करते हैं। तो सोवियत यूनियन ने अपने प्रसार प्रभावित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यूरोप के पूर्वी भाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे यूरोप के तमाम देश भी, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका घबरा गए और इस घबराहट में सोवियत संघ का मुकाबला करना शुरू कर दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही सोवियत और अमेरिका में मतभेद चल ही रहा था कि अमेरिका ने सोचा किस प्रकार से सोवियत संघ के प्रसार को खत्म किया जाए और किस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हटाया जाए, मतलब दुनिया से खत्म किया जाए। तो दोनों को एक साथ ही खत्म करना था और एक तीर से दो निशानों को साधना था। किसका? अमेरिका का मानना था कि एक ही तीर से दो निशाने खत्म हो जाए, अर्थात साम्यवादी देश डर जाए और
दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो जाए। तो इसके लिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम का हमला किया। इस परमाणु हमले में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतः विनाश हो गया और जापान दूसरे विश्व युद्ध में अपने आप को आत्मसमर्पण किया और साम्यवादी देश भी अमेरिका से डरना शुरू कर दिए। तो इससे देखा गया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव और ज्यादा ही बढ़ गया। अब ये तनाव इतना बढ़ता रहा था लगने लगा कि जो शीत युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। हुआ क्या था, ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति बना ट्रूमैन, और इसने एक प्लान शुरू किया, इसे कहते हैं मार्शल प्लान। मार्शल अमेरिका का वित्त मंत्री था। इसने मार्शल योजना के तहत 1948 में मार्शल योजना के तहत हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका ने उन यूरोपीय देशों को सहायता दिया जिन यूरोपीय देशों पर सोवियत संघ का कब्जा था। उनको आर्थिक रूप से आगे निकाला, जिनमें जर्मनी भी था, पोलैंड भी था, हंगरी भी था। तो जब यूरोपीय देश उठने शुरू हो गए तो सोवियत संघ इस बात से अमेरिका से और ज्यादा ही दुश्मनी की ओर जाना शुरू कर दिया। तो मार्शल योजना कहीं ना कहीं शीत युद्ध के तनाव को बढ़ाया। मार्शल योजना के तहत होता मार्शल योजना है क्या, पहले समझ लो। तो मार्शल योजना एक ऐसी योजना जिसमें यूरोप के अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दिया गया था। इस सहायता के द्वारा अमेरिका ने चाहा कि किस प्रकार से इन साम्यवादी देशों को पूंजीवादी में बदल दिया जाए। तो इससे से भी आपके देखते हैं कि सोवियत शीत युद्ध का तनाव बढ़ता ही गया। सैन्य गुट का निर्माण, अमेरिका अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सैनिक गुट बनाया, जिनमें नंबर 1 सैनिक गुट बना 1949 में, इसे कहते हैं नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बन गया सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बन गया सेंटो। ये 3 प्रकार के सैनिक संगठन बना लिया अमेरिका ने, जिनमें मेन आपका नाटो था, जो नाटो आज भी है। नाटो में कुल स्टार्टिंग में 12 देश शामिल थे, 12 देश, और इन देशों का मानना था कि जल्द से जल्द इन देशों 12 देशों का मानना था कि अगर कोई भी साम्यवादी देश नाटो के एक भी सदस्य देश पर हमला करता है तो नाटो उस देश का अकेला नाटो जो है सभी देश मिल करके उस अकेले देश का मुकाबला करेगा। आज जो रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, इसका मेन कारण है नाटो में यूक्रेन शामिल हो गया। लेकिन यूक्रेन शामिल नहीं हो पाया, लेकिन रशिया के पड़ोसी फिनलैंड जो है नाटो में शामिल हो गया। इस तरह से आज नाटो में कुल 31 देश शामिल है। तो नाटो कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व और सेना को मजबूत कर रहा था। अमेरिका इसके अलावा हथियार पर हथियार नए नए हथियार बनाए जा रहा था। अमेरिका को देख करके सोवियत संघ ने भी अपना एक सैनिक गुट बनाया। उस सैनिक गुट को कहते हैं हम वार्सा पैक्ट। इसमें कुल 8 देश शामिल थे और सेम नाटो जैसा उद्देश्य इसका भी था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के अंत के साथ ही ये भी खत्म हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। सुएज नहर समस्या 1953 की बात है। सुएज नहर का निर्माण 19वीं सेंचुरी में किया गया था और सुएज नहर एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जो एशिया और यूरोप के व्यापार को बढ़ाता है। जिस सुएज नहर पर इजिप्ट अर्थात मिस्र ने अधिकार कर लिया और मिस्र ने सुएज नहर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया और ब्रिटेन तथा फ्रांस को उस मार्ग से जाने के लिए मना कर दिया। जब ब्रिटेन और फ्रांस का रास्ता रोका गया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमले करने की धमकी दी। जब मिस्र जो है एक साम्यवादी देश था तो मिस्र सोवियत संघ का सहारा लिया। सोवियत संघ और अमेरिका दोबारा आमने सामने आ गए। अब इस बीच यूएनओ ने सोवियत संघ और अमेरिका को समझा बुझा करके अलग किया
अगर दोनों अलग नहीं होते तो चलता पता कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़। नेक्स्ट आपका है कोरिया संकट। 1955 के आसपास की बात है। जापान से 1950 से पहले ही जापान से कोरिया अलग हो गया, क्योंकि जापान का ही भाग था कोरिया। कोरिया दो भागों में टूट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के समर्थन में आपका सोवियत संघ था, साउथ कोरिया के समर्थन में आपके अमेरिका था। सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को समर्थन दे रहा था। अब समस्या यहां पे ये थी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को अपने कब्जे में कर दिया, लेकिन साउथ कोरिया इस बात से बेफिक्र था कि नॉर्थ कोरिया सब कुछ बिगाड़ सके। जब अमेरिका को चला पता कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक साउथ कोरिया में आ चुके हैं, तो अमेरिका ने अपनी सेना को भेज दिया। कहां पे? साउथ कोरिया में। इसी बीच तनाव और बढ़ा और लगने लगा कि सोवियत संघ भी अपनी सेना भेज करके अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने में युद्ध कर लेंगे, लेकिन यूएनओ ने इस समस्या को हल किया और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग कर दिया। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की बात है, 61 से की बात कर लो, 1 से और 2 दोनों के बीच की बात है। क्यूबा सोवियत संघ का एक द्वीपीय देश था, जो कि अमेरिका से मात्र सटा हुआ है, 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अमेरिका का संबंध, क्यूबा का संबंध किससे था? आपके सोवियत यूनियन से था। एक मिनट, अब देखोगे तो ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में ये रहा आपका यूएसए, ये आपका यूएसए है और ये हो गया आपका क्यूबा, और सोवियत यूनियन हो गया ये पूरा हो गया आपका सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कितना दूर है जबकि क्यूबा कितना पास है, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का संबंध किससे है? क्यूबा से। लेकिन क्यूबा का संबंध अमेरिका से नहीं है। उस टाइम पे सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि अगर हम क्यूबा के ऊपर इतना ज्यादा ये आर्थिक सहायता कर रहे हैं उसका, तो उसका हम भला चाहेंगे। तो उसने सोचा क्यों ना क्यूबा को एक सैनिक अड्डा के रूप में बदला जाए। अगर क्यूबा सैनिक अड्डे में बदल जाएगा, मिलिट्री बेस बन जाएगा, तो अमेरिका पर नजर रखने में आसानी होगी। लेकिन उसे टेंशन इस बात की थी कि कहीं क्यूबा पर अमेरिका जापान की तरह हमला ना कर दे, तो क्यूबा बहुत बगल में ही है। अगर भनक लग गया कि सोवियत संघ यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा है, तो वो हमला कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो साम्यवाद को छोड़ करके पूंजीवाद को अपना लेगा और हमारा एक क्या हो जाएगा, हमारा एक मिलिट्री बेस खत्म हो जाएगा। तो जल्दबाजी में निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? क्यूबा के द्वारा अमेरिका पर परमाणु बम लगा दिया। कब? 1962। अमेरिका को इस बात की भनक 21 दिन के बाद लगी और उस टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका को पूर्णतः समझाने का, सोवियत संघ को समझाने का पूर्णतः प्रयास किया कि सोवियत संघ अपना न्यूक्लियर वेपन हटा ले। जब सोवियत संघ नहीं माना तो अमेरिका ने भी क्यूबा के जंगी जहाज के पीछे अपना जंगी जहाज लगा दिया। दुनिया में पहली बार 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए। अब लगने लगा कि यह शीत युद्ध का अंतिम चरण बिंदु है। अब यह शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन यूएनओ और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने इस समस्या को बड़े ही आसानी से हल किया और शीत युद्ध की समस्या को टाल करके क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने का प्रयास किया। ये दोस्तों तमाम पॉइंट थे जिनमें आपका वैचारिक मतभेद, सोवियत संघ का प्रसार, अमेरिकी द्वारा परमाणु हमला, मार्शल योजना, सैनिक गुट निर्माण,
स्वेट ग्लैंड समस्या, कोरिया संकट, पीवा मिशाल संकट, ये शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए आप जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि मैं अगले क्लास में आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बता सकूं। धन्यवाद।